साथियों नमस्कार। आज के क्लास में आपसे चर्चा होगी कि भारत का संवैधानिक विकास। इस परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरह से मानवीय सभ्यता और संस्कृति की स्थापना के साथ एक संगठित संविधान की रूपरेखा हमारे पूर्वजों ने बनाई, जिनकी बदौलत आज एक हम सभ्य समाज और संस्कृति में रह रहे हैं, जी रहे हैं। तो आइए हम उन्हीं के प्रयासों को समझें और जानें कि किस तरह से एक संगठित शासन तंत्र की स्थापना चिरकाल पहले हमारे पूर्वजों ने की थी। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम मानव नंगा घूमा करता था जंगलों में पशुओं की भांति, लेकिन धीरे धीरे उसने बस्ती बनाई और बस्ती बनाने के साथ एक मानवीय संस्कृति की, एक मानवीय सभ्यता की शुरुआत किया। आदिमानव ने एक समझौता बनाया, एक रिश्ते बनाए, नाते बनाए, भाई का, बहन का, पिता का, पुत्र का, पुत्री का, एक रिलेशनशिप बनाया, एक संगठित आस पास पड़ोस बनाया आदिमानव ने। और इन्हीं आदिमानव के बाद धीरे धीरे एक एक करके आज हमने कहा जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज और सभ्यता और संस्कृति की हम चर्चा करेंगे जो हमारे पूर्वजों ने एक परिश्रम के साथ बनाया था। देखिए, इस कड़ी में हम आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले सिंधु नदी घाटी की सभ्यता। देखिए, इस पॉइंट पे हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि इस काल में, इस समय में कुलीन तंत्रात्मक शासन प्रणाली की रूपरेखा सामने आई और इसमें जो है पुरोहितों के शासन का भी उल्लेख मिलता है। इसी कड़ी में हम आपको बताना चाहेंगे कि उस समय भी एक संगठित विभागों का बंटवारा किया गया था। इस विभाग की जिम्मेदारी इस व्यक्ति को, इस विभाग की जिम्मेदारी इस व्यक्ति को, एक संगठित विभाग का की बंटवारा किया गया था। किस काल में? सिंधु नदी घाटी सभ्यता में। उसके बाद आर्य सभ्यता का जो प्रारूप सामने आता है उसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि आर्य सभ्यता में प्रारंभ में कुलीन तंत्रात्मक व्यवस्था का कुछ थोड़ा बहुत रूपरेखा दिखता है, लेकिन वो बहुत संगठित नहीं था। बाद में राजतंत्रात्मक व्यवस्था आती है और एक संगठित राजतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना आर्यों ने की। और उसमें भी हम आपको बता दें, राजा सर्वे सर्वा होता जरूर था, लेकिन राजा अपनी सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद बना के रखा था, एक सलाहकार समिति बना के रखा था, जिसे सभा और समिति कहा गया। देखिए साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे उस काल में शासन के विकेंद्रीकरण का रूप भी सामने आया, शासन के विकेंद्रीकरण का रूप भी सामने दिखाई दिया और इसे सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा गया। और इस शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और इसी चरणबद्ध तरीके से 20 जिले के बराबर हुआ करता था और एक संगठित व्यवस्था बनाई आर्यों ने। आर्यों के बाद नंबर आता है मौर्य काल का। देखिए, हम थोड़ा सा आपको बीच में बता दें कि मौर्य काल से पहले एक लिच्छवी राजवंश था, जहां पे पहली बार विश्व का पहला लोकतंत्रात्मक शासन लिच्छवी गणतंत्र था। इसी गणतंत्र में महात्मा बुद्ध पैदा हुए, इसी सिस्टम में महावीर स्वामी आए। गणराज्य ही थे उस समय के, जो कहीं न कहीं से नेपाल और पूर्वी भारत, बिहार के आसपास ये राज्य फल और फूल रहे थे। आगे कड़ी में हम आपसे चर्चा करेंगे कि मौर्य काल में आचार्य कौटिल्य ने जो है एकदम स्टैंडर्ड क्लास की शासन व्यवस्था की स्थापना किया था आचार्य कौटिल्य ने। तो इसमें हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि आचार्य कौटिल्य ने पहली बार दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की भी अलग से सिस्टम बनाया था, अलग से व्यवस्था बनाई थी। और हम आपको बताना चाहेंगे कि इसी में उपज का 1/6वां भाग उस समय लिया जाता था, यानी जनता से बहुत कर वसूली भी नहीं की जाती थी। और आगे की क्लास में हम आगे के सिस्टम में बताना चाहेंगे कि मौर्य काल के बाद गुप्त काल, और गुप्त काल में हम बताएंगे कि राजा की सलाह के लिए 9 विद्वानों की एक परिषद हुआ करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। महाकवि कालिदास उस नवरत्न के सिरमौर कवि थे, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उज्जैन राजधानी में निवास करते थे। यानी राजा खुद तो निर्णय लेता ही था, सर्वे सर्वा था ही, लेकिन राजा अपनी सलाह के लिए एक संगठित, कह लीजिए एक व्यवस्थित तरीके की मंत्रिपरिषद की स्थापना किया था, जिसे नवरत्न कहा जाता था। 9 विद्वानों का एक समूह हुआ करता था, सलाह के लिए राजा के सामने हुआ करता था। राजा का मेन कार्यक्रम हुआ करता था, पता है, लोक कल्याणी कार्य करना, प्रजा की भलाई करना। इस स्टेप में आगे हम आपको बताएंगे राजपूतों का शासन आता है। कहीं ना कहीं से भाई देखिए, राजपूत एक योद्धा थे, एक रणबांकुरे थे, लड़ाकू थे। तो निश्चित तौर से राजपूतों का जो शासन था वो असंगठित था, लेकिन फिर भी राजपूत
कहीं ना कहीं से लोकप्रिय और लोक कल्याण के लिए जाने जाते हैं। किले बहुत बनवाए, निर्माण भी करवाया, झीलें बनवाई, बावड़ी बनवाई, लेकिन असंगठित शासन था। राजधानियां इनकी बदलती रहती थी, युद्धों में ज्यादा व्यस्त रहते थे, इसलिए संगठित शासन की भारत के संविधान का जो विकास था उसमें विशेष योगदान राजपूतों का नहीं था। फिर भी आगे आपको चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत में देखिए कहीं ना कहीं से ये हमारे लिए अपरिचित थे, हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए एक अलग थे दिल्ली सल्तनत के शासक सुल्तान। लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली सल्तनत में भी कहीं ना कहीं से एक ऐसे संगठित शासन की स्थापना करने के प्रारंभ किया जिसमें विशेष रूप से बलबन का, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, कहीं ये सिकंदर लोदी, इन लोगों ने एक अपने शासन के साथ साथ लोक कल्याणकारी राज्य की भी एक सिस्टम बनाया, एक प्रारूप प्रस्तुत किया। इसमें विशेष रूप से बलबन का रक्त एवं लौह की नीति का सिद्धांत, और अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण का सिद्धांत, और मोहम्मद बिन तुगलक की न्यायप्रियता, जो हिंदुओं को ऊंचे पदों पर प्रदान करने का काम, विशेषकर न्याय विभाग में किसी एक बड़े हिंदू की नियुक्ति करना, और फिरोज शाह तुगलक का जो है हिंदू त्योहारों में विशेष रूप से भाग लेना, हिंदुओं के प्रति मेल मिलाप का कार्य करना, कहीं ना कहीं से दिल्ली सल्तनत में मेल मिलाप की बातें आई थी। आगे हम आपसे चर्चा करेंगे मुगल बादशाहों की। मुगल बादशाहों में देखिए बाबर और हुमायूं का विशेष उल्लेख नहीं है, लेकिन हाँ आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकबर का नाम आता है। अकबर के पास 9 विद्वानों का जो समूह था, नवरत्न कहा जाता था। बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, राजा मान सिंह, टोडरमल, ये तमाम जो थे नवरत्न, ये कहीं ना कहीं से ये नवमंत्री हुआ करते थे, जो राजा की सलाह के लिए हर समय तैयार खड़े रहते थे, तत्पर रहते थे। और इसमें जो है अकबर के बाद नंबर आता है जहांगीर का। जहांगीर न्यायप्रियता के लिए बहुत जाना जाता है। साथियों देखिए औरंगजेब ने शरीयत के आधार पर शासन किया। यद्यपि औरंगजेब कहीं ना कहीं से अपने पॉइंट पे सही था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं से कट्टर के रूप में प्रस्तुत करने का काम इतिहासकारों ने किया। ठीक है, राजत्व के सिद्धांत में औरंगजेब सही था, लेकिन लोक कल्याणकारी की बात आ जाएगी तो ये कमजोर था व्यक्ति। और आगे आपसे शेरशाह सूरी की चर्चा होगी। शेरशाह सूरी की मुद्रा व्यवस्था, लोक कल्याणकारी, डाक, सड़कें, भूमि की पैमाइश, ये कहीं ना कहीं से शेरशाह सूरी 4 वर्षों के शासनकाल में एक स्टैंडर्ड क्लास की शासन व्यवस्था की स्थापना किया था। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था आज भी आपके जेब में खनक रही है। तो 1 रुपए का सिक्का चलाने का काम शेरशाह सूरी ने किया था, जो आज भी आपकी भारत में मुद्रा व्यवस्था का आधार है। आगे हम आपको बताना चाहेंगे शेरशाह सूरी के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा शिवाजी की चर्चा करें। शिवाजी के पास अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों का समूह था, जिसे अष्टप्रधान कहा गया, और 8 ये पेशवा इसमें प्रमुख हुआ करता था। यद्यपि शिवाजी का शासन भी कहीं न कहीं राजपूतों की तरह असंगठित था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं से आप ये जान लीजिए कि शिवाजी की शासन भी व्यवस्थित तरीके से एक व्यवस्थित तरीके का शासन था। तो इस तरह से आप इस छोटी सी कक्षा में, छोटे से व्याख्यान में आप समझेंगे किस तरह से भारत का संवैधानिक विकास एक चरणबद्ध तरीके से एक पॉइंट के बाद अगला पॉइंट आता चला गया। और इसको आप याद मत करिए, बल्कि आप इसका बोध करिए। आशा और विश्वास है कि आपको ये बातें हमारी बहुत बढ़िया और ठीक ढंग से समझ में आई होगी। जय हिंद साथियों।